हाँ तो भाई कैसे हो सारे के सारे? एकदम टकाटक। चलो आज अपन क्या क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे थोड़े से। कौन सा चैप्टर था? निकालो फटाफट। ए लड़की ला। हाँ भाई चैप्टर नंबर 14 है। निकाल लो फिर क्वेश्चन आंसर फटाफट। हाँ जी ए चैप्टर निकाल लो फटाफट 14 एटॉमिक फिजिक्स। सबसे पहले अभ्यासार्थ प्रश्न में बहुचयनात्मक प्रश्न है। सबसे पहले कौन से प्रश्न है? देखिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने लिए नहीं है भैया। अपने को पता है कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही कर दो भाई, 19.6 कहाँ से हो जाएगी? तो n बराबर 5 वाले ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी। ये एक तो देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि एनर्जी जो En होती है वो क्या होती है, E1 हाइड्रोजन इंटू n स्क्वायर नहीं Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होती है, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि पाँचवें के लिए निकालना है, पहले के लिए -13.6 है। ठीक है, Z स्क्वायर का मान हाइड्रोजन है तो एक ही रहेगा, n का मान पाँचवें के लिए तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने कहा है कि हाइड्रोजन का तो आपको याद ही रखना है। आपको बताया भी था पहले, क्या बताया था? पहले के लिए -13.6, दूसरे के लिए 3.40, तीसरे के लिए 1.51, फिर 0.85 होगा शायद, फिर 0.544 बताया था। ऐसे सब के आगे माइनस लगा हुआ है, यह हाइड्रोजन के लिए थी। तो यहाँ देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर है, तो n बराबर 5 के लिए 0.544। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में 19.6 दे रखा है लेकिन 19.6 होता नहीं है। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 13.6 होता है। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में ऊर्जा En बराबर इतनी है तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो देखो हाइड्रोजन के लिए En बराबर क्या बोला, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब देखो ये n स्क्वायर ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है Z का मान हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसने बोल दिया En बराबर, और E1 हाइड्रोजन होता है 13.6, तो ये सीधा सीधा इसने ऐसे बोल दिया। अब बोल क्या रहा है, कहाँ से कहाँ आना है? प्रथम से द्वितीय में जाना है। प्रथम से देखो अपन सीधा भी निकाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन कैसे आए, एबीसीडी का क्वेश्चन आए, तब तो आपको अगर ये 5 लाइन याद है तो सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो प्रथम से द्वितीय, तो प्रथम कितना है -13.6 और द्वितीय कितना है -3.40। ठीक है, अगर प्रथम से द्वितीय यहाँ से निकालोगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ से भी पता चल जाएगा कि दोनों का अंतराल कितना आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन कि अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया तब तो आप सीधा नहीं लिख सकते, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे? पहले मैं निकाल लूँ किसका, E1 निकाल लूँ। E1 निकालूंगा तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर मैं E2 निकालने जाऊँगा, -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसका मान आपके -13.6 ही आ जाएगा, और इसका मान -13.6 में 4 का भाग लगेगा तो -3.40। पूरा बताना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, फिर अपन क्या बोलेंगे यहाँ से, E2 - E1, यही तो बोलेंगे। तो डेल En जो होगा वो क्या हो जाएगा रे, E2 - E1 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो डेल E कितना होगा, E2 का मान कितना है -3.40 माइनस यहाँ -13.6। क्लियर है? तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 13.6 और माइनस का 3.40, तो आ जाएगा प्लस का कितना
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये प्लस आने का मतलब है कि अपने को यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी। तो डेली का मान प्लस में आया, इसका मतलब है कि अपने को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तब क्या करेगा, यहाँ से प्रथम कक्षा से कहाँ चला जाएगा, द्वितीय कक्षा। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य होगी। तो देखिए यहाँ पर अपने को जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है तो अपने को एक ही डायग्राम बनाना होता है, ये लाइन वाला। अगर आपका ये डायग्राम सही बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो कैसे बनाए डायग्राम। एक यहाँ अनंत वाला रहता है। क्या बोला इसने, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में आ रहा है, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है। कहां से, तीसरी से दूसरी में संक्रमण कर रहा है। तो पूछा क्या है, लेमडा पूछा है, लेमडा पूछा है यहाँ पे कि इसका लेमडा क्या होगा। आ कहां से रहा है, तीसरे से दूसरे में। तो आपको पता है लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंपल चीज है। देखिए 1/λ बराबर आर, जेड का मान हाइड्रोजन के लिए कितना 1, तो ये जेड तो गया। n1 का मान कितना है 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमेशा n2 ग्रेटर देन n1 होता है। ये चीज़ अपन ने लिखाई थी जब फॉर्मूला लिखा था तब, कि n2 ऑलवेज ग्रेटर देन n1, यानी n1 का मान कितना रहेगा 2 रहेगा। तो n1 का मान 2 रहेगा यानी 2 का स्क्वायर, माइनस n2 का मान 3 रहेगा यानी 3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है ये चीज़, ठीक है भैया। फिर यहाँ से देखिए 1/λ बराबर आर, और यहाँ से क्या होगा अपने लघुत्तम, 3 का कितना 2 का कितना 4, 3 का कितना 9। तो ये अपने पास लघुत्तम ऐसे रख देता हूँ, 4 का इसमें दोगे तो कितना बचेगा 9, माइनस 3 का इसमें 3 का कितना 9, इसमें दोगे तो बचेगा कितना 4। ठीक है, तो ये अपने पास जो आया वो 1/λ आया है। क्या आया है, आर, ऊपर कितना बच गया 5, नीचे कितना बच गया 36। तो अपने पास जो लैम्डा आएगा वो कितना आ जाएगा 36, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 आर। ठीक है भैया, इस तरीके से अपने पास आ जाएगा लैम्डा का मान। क्लियर है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, और थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन यहाँ पे आपको लगता है कि बहुत टफ होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला इस टाइप का है। फॉर्मूले में है कुछ नहीं, सही बट्टे की जोड़ है, जो कि आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हो। तो घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आगे। अरे बोलो, ऐसे कैसे दुखी दुखी से लग रहे हो रहे, काफ़ी दिनों बाद क्लास हो रही है इसलिए इतना मिस करते हो? क्या बात करते हो, या ऐसे सोचते हो फिजिक्स वाला मास्टर नहीं है, मज़े हो गए हैं, हम बढ़िया हो गया, मज़े हो गए, पकाएगा नहीं, ऐसा नहीं सोचते? चलो बहुत अच्छे। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है? अब देखो फिर से अपन वही, अपने को पराबैंगनी से मतलब नहीं, अभी एक क्वेश्चन और आएगा आगे, वो वो क्वेश्चन भी इसके साथ ही सोल्व कर देते हैं अपन। ठीक है, कौन सी श्रेणी की बात कर रहा है? और आपको पता है लाइमन का मतलब कहाँ आना है, फर्स्ट में आना है, अनंत। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लूँ लाइमन श्रेणी में कौन आएगी, या तो देखो दूसरे से पहले में आएगी, ठीक है, और लाइमन श्रेणी में कौन सी आएगी, जो अनंत से पहले में आएगी। ये दो ही चीज़ें लाइमन श्रेणी के लिए लगेगी, बाकी बीच में जो सारी आ रही है वो सब लाइमन श्रेणी की है। मतलब एक तो देखो यहाँ से तो स्टार्ट होगी, अपन ने इसकी रेंज ले ली कि यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जो इसके बीच में सारी है, मतलब यहाँ वाली ये सब कौन सी श्रेणी में है, लाइमन श्रेणी में। क्लियर है? तो न्यूनतम तो कहाँ से आ सकती है, जस्ट ऊपर वाले से, और आगे से आगे कहाँ से आ सकती है, अनंत से। ठीक है, अपन इन दोनों की रेंज ले लेते हैं और लेमडा देख लेते हैं कि लेमडा की क्या रेंज आ रही है। ठीक है, फिर आपको पता है तुलना करेंगे कहाँ से, चैप्टर नंबर 17 के अंदर एक लेमडा की रेंज दी हुई होती थी, याद है क्या? थोड़ा थोड़ा देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से अपन पहले तो एक तो इसके लिए ले लेते हैं लेमडा, और एक लेमडा इसके लिए ले लेते हैं। ले लें क्या? चलो लेते हैं। पहले कौन सा लेना चाहोगे? आर जेड स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2²। यही फॉर्मूला है। तो अपन कहाँ से ले रहे हैं, 2 से 1 में, चलो ले लेते हैं 1/λ। बताओ ये लैम्डा अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा? यह जो ऊर्जा बनेगी वो न्यूनतम बनेगी, ऊर्जा न्यूनतम बनेगी तो लैम्डा अधिकतम बनेगा। तो इसलिए इतना उतावलापन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, आर ऐसा का ऐसा रख देता हूँ। ठीक है, z², z का मान 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1/1² ठीक है भैया, माइनस 1/2 का, ठीक है भैया। तो 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा? इजी कैलकुलेशन है इसलिए सीधी कर रहा हूं। तो बचेगा कितना यहाँ पर? 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 बचेगा। ये 1/λ। यहां से लैम्डा मैक्सिमम बराबर कितना आएगा? 4/3 आर। ठीक है, अब आपको पता है 4/3 आर का मान जो है मैं लगभग रख रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं रख रहा हूं, तो मान भी लगभग आएंगे। फिर तो लगभग मान आएंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर? 10⁻7 रखते हैं इसका, 10⁻7 रख दिया। तो अब 3 का 4 में देंगे तो आएगा एक बार जाएगा, फिर 3 3 ऐसे देते ही रहोगे। इंटू 10⁻, ये जो 7 है वो ऊपर आएगी, तो 10⁻−7, और ये किस में आया? मीटर में आया। मैं इसको 1.333 को मैं 1333 कर दूं रे, तो ये मीटर हो जाएगा 10⁻−10, और 10⁻−10 मीटर को क्या बोलते हैं? 1333 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आर का एग्जैक्ट मान रखा जाता है तो ये 1200 और कुछ आता है। ठीक है, अपन ने आर का एग्जैक्ट मान नहीं रखा। आर का एग्जैक्ट मान कितना होता है? 1.097373 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो अपन एग्जैक्ट मान नहीं रख रहे हैं इसलिए अपने पास लगभग मान आया कितना? 1333 एंगस्ट्रॉम। इससे अपना काम हो जाएगा। ये तो आई अपने पास लैम्डा मैक्सिमम। अब मुझे चाहिए लैम्डा मिनिमम, तो इसके बराबर में ही निकाल देता हूँ 1/λ न्यूनतम। तो ये कितना आ जाएगा? वही आर, जेड का मान यहाँ भी 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अनंत का स्क्वायर। आपको पता है अनंत 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो यहाँ बचा कौन? 1, यानी लैम्डा मिनिमम बराबर हो गया 1/r, आया ना। और r का मान कितना? 1/10⁻7 मीटर इनवर्स, तो मीटर तो ऊपर चला गया। तो लैम्डा मिनिमम, अब देखिए 10 की पावर ऊपर आई तो ये कितना हो गया? 10 की पावर है 1 इंटू 10 की पावर है -7। मैं 1 0 यहाँ लगा दूंगा तो ये हो गया 10 की पावर -8। मैंने 1 0 और लगा दिया तो कितना हो गया? 10 की पावर -9। अब ये हो गया 10 की पावर बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो एक स्टेप ही लिख देते हैं आगे। यहाँ क्या था? 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर में। अब मैंने इसको 10 की पावर -10 बदलना है तो मैं यहाँ कर दूंगा 1000 इंटू 10 की पावर -10। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम जो आया मेरे पास है वो आ गया 1000 एंगस्ट्रॉम। तो एक रेंज आपको दिख रही है मोटी मोटी सी कि 1000 एंगस्ट्रॉम से 1333 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आपको पता है आर का मान एग्जैक्ट रखा क्या? एग्जैक्ट नहीं रखा, तो इसका मतलब इसका आंसर भी 900 और कुछ आता है। ठीक है, 930 या कुछ ऐसे आता होगा, और इसका आता है 1220 या 1212 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसा करके आता है। ठीक है, एग्जैक्ट मान नहीं रखे अपन ने आर के, इसलिए अपने पास ये मान ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? लेकिन लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम अपने पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे जाना है अपने को। आपको पता हो वहाँ पे अपने कैसे याद रखा था कि सबसे पहले अपने याद रखना है विजिबल को। किसको याद रखना है? विजिबल को। और विजिबल को दूसरा नाम बोल देंगे दृश्य। क्या बोल देंगे? दृश्य तरंगे। विजिबल को अपन ने याद रखा था। अब 3 इसके ऊपर 3 इसके नीचे। इसके नीचे कौन थी? यूवी, और यूवी को कैंसर हुआ, एक्सरे कराया रे, मामला नहीं बैठा तो गामा रेज। कौन सी रेज थी? गामा रेज को आपको पता था इनका जो समुचित उपयोग है वो तो कैंसर के उत्तकों को नष्ट करता है, लेकिन ज़्यादा अगर इनका कर लिया जाए, सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाए तो कैंसर उत्पन्न भी करता है। कैंसर उत्पन्न भी करता है, सजीव उत्तकों को भी नष्ट कर सकता है। कौन? गामा रेज। ठीक है भैया। अब इसके ऊपर IMR,
क्या था रे? IMR था। आई क्या थी रे? इंफ्रारेड। आई क्या थी? इंफ्रारेड। M क्या थी? माइक्रोवेव। और ये क्या थी? मन का रेडियो बजने दे जरा। यही थी क्या रेंज? विजिबल की रेंज आपको पता है कहां से कहां तक थी? 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के समथिंग। हाँ भाई, कई जगह इसको 400 से 800 भी लिखा मिलता है। एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 3800 से 7800 हो जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन इसके जस्ट नीचे कौन होती है? यूवी रेज। और यूवी रेज की रेंज कहाँ होती है? यूवी रेज की रेंज बताओ फटाफट। यहां से देखो, गामा रेज से शुरू करते हैं। गामा रेज की रेंज होती है 10 की पावर -14 से लेकर के 10 की पावर -10 मीटर में होती है। किसकी होती है? गामा रेज की। 10 की पावर -14 से लेकर के 10 की पावर -10 मीटर तक होती है। किसकी? गामा रेज की। फिर उसके बाद कौन सी आती है? एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज की अपने यहां से जाती है, कहां से चलेगी एक्स रेज की? 10 की पावर -3। 1 × 10 की पावर -3 है क्या? इससे कहां तक जाती है? 10 की पावर 3 × 10 की पावर 1। ऐसा दे रखा है क्या? अरे ऐसा ही दे रखा है क्या? मीटर में है 1 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर। -3 नैनोमीटर में है। 1 नैनोमीटर हो गई ना। तो फिर ये 1 नैनोमीटर से स्टार्ट होगी। ये कहां से स्टार्ट होगी? 1 नैनोमीटर, और जाएगी कहां तक? 380 नैनोमीटर तक। ठीक है, कहां से कहां तक जाएगी? 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक जाएगी। ठीक है, अपना काम यहां हो जाएगा। 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। इसका मतलब एंगस्ट्रॉम में अगर इसकी देखने जाएंगे तो कितनी रहेगी भैया? 10 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, और 10 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम के बीच में बात करेंगे तो कौन आएगी? यूवी रेज। अपने लाइमन श्रेणी के लिए कहां आ रही है? 1333 और 1000। बोलो कौन सी रेंज में आ रहे हैं? 10 से 3800 की रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो रेंज होती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, लेकिन विजिबल का लगभग यही है, 3800 से 7800। ठीक है, फिर भी देखो एग्जाम में एबीसीडी का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अंदाजे से लगाना पड़ेगा कि कौन सी रेंज में फिट बैठ रहा है। ठीक है, और अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन आया कि इसकी रेंज लिखिए, जैसे ऐसा बोल दे गामा रेंज की रेंज लिखिए, तो सीधा सीधा आपको ये लिखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन एबीसीडी में आया और ये ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि एबीसीडी में ऐसा होता है, एबीसीडी आएगा ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके आसपास का ऑप्शन देखना है। जैसे यहां 10 की पावर -13 लिख दिया तो वो सही होगा। फिर समझ रहे हो बात को? तो आसपास का ऑप्शन देखना होता है उसके अंदर। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट पूछे तो अपने सीधा सीधा लिख देना। क्लियर है? तो ये यूवी जो रेंज है उसकी कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में देखोगे तो 1 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर। क्लियर है? आगे ऊपर वाली मीटर में चली जाती है, और रेडियो वेव्स की तो मीटर से कुछ किलोमीटर तक भी होती है। ठीक है, तो वो आगे देखते रहेंगे। अब उसके बाद ये 17वें चैप्टर का है, 17वां चैप्टर करेंगे जब वहां देखेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी। अब यहां से देखो एक छठा क्वेश्चन भी देख लो, इसके साथ ही हो जाएगा छठा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी के लिए लघुतम एवं अधिकतम तरंगदैर्ध्य क्रमशः है। अब देखो इसके ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है 909 एंगस्ट्रॉम से 1212 एंगस्ट्रॉम। पहले कौन सी बोली? लघुतम, फिर बोली अधिकतम। तो अपने क्या आई है? अपने यहाँ पे आई है 1000 और 1333 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी ऑप्शन मैच कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 909 से 1212, आसपास ही आ रहा है। दूसरा देखो 9000 से 12000, कहीं आसपास ही नहीं है। 303 से 404, आसपास ही नहीं है। 1000 से 3000, 1000 है लेकिन 3000 बहुत दूर ले गया, तो लाइमन नहीं है भैया। तो सबसे नजदीक कौन सा है? 909 से 1212।
तो लगभग रेंज वही है। अगर आप एग्जैक्ट मान यहाँ रखोगे आर का तो मान कम ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। तो छठा क्वेश्चन भी हो गया भैया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। किसी हाइड्रोजन परमाणु जो ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया गया है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला है n(n-1/2). n(n-1/2) याद रख पाओगे फॉर्मूला? n(n-1/2). देखिए n बराबर n(n-1/2). ठीक है भैया, n बराबर n(n-1/2). n क्या है? n है उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। देख लो फॉर्मूला लिख रखा है क्या तुमने पहले, वरना नोट कर लेना। उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। और स्मॉल n क्या है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ठीक है, या ऊर्जा स्तर बोल दें कि कौन से ऊर्जा स्तर में जा रहा है, nवां ऊर्जा स्तर है। ठीक है, यहां कौन से ऊर्जा स्तर में भेज रहा है भैया? यहां बोल रहा है किसी हाइड्रोजन परमाणु जो ऊर्जा स्तर n बराबर 4 तक उत्तेजित किया गया है। ठीक है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। n बराबर 4 में भेजा है। कहाँ भेजा है भैया? तो n का मान बता दो। 4 -1/2 12/2 यानी कितने हो गए? 6। कितनी रेखाएं आएगी? 6। तुम कहोगे हम कैसे मान ले 6 आई? चलो बता देते तुम्हें करके भी, ऐसे भी देख सकते हो, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है भैया। कहाँ n बराबर 4 से आ रहा है ना, देख लो। n बराबर 4 से कैसे आ सकता है? सीधा आ सकता है। n बराबर 4 से कैसे आ सकता है? पहले 2 में आया फिर यहाँ आया। और कैसे आ सकता है? पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया। गिन लो रेखाएं। 1, ठीक है, 2, 3, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये 1, 2, 3। फिर यहाँ से देखो ये हो गई 4, ये और ये सेम है, 2 बार नहीं गिनी जाएगी। ये हो गई 5, एक बीच वाली ये हो गई 6। टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 6। जो 2 बार आ रही है वो नहीं गिनी जाएगी। तो अधिकतम संक्रमण कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का? या तो सीधा 1 में आ सकता है, या कैसे आ सकता है? पहले 1 से यहाँ से 2 में आया फिर 1 में आया, या कैसे आ सकता है? पहले 3 में आया और फिर 3 से सीधा इधर आ गया, फिर या 1 ऐसे आ सकता है। कैसे भी संभव देख लो भाई। लैम्डा इसके लिए और इसके लिए तो बराबर आएगा ना, सेम ही है। वो तो 4 से 3 में आ रहा है तो उसके लिए तो सेम है, जो सेम वाला है वो नहीं गिना जाएगा। सिंपल है। तो कितने हो गए? 6। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया चित्र दिया नहीं है भैया, तो अपन सोच लेंगे। किसी परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा 2e के स्तर ऊर्जा स्तर से e के स्तर में संक्रमित होता है तो तरंगदैर्ध्य कितनी है? लैम्डा। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा 4e/3 के स्तर से ऊर्जा स्तर e में संक्रमण से उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा है। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे, डायग्राम बन जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 2e ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है? e वाले ऊर्जा स्तर में आ रहा है। अरे कहाँ से कहाँ आ रहा है टाबरियों? 2e से e में आ रहा है। तो 2e से e में लेके आ जाते, अपने क्या प्रॉब्लम है? ये ले आए, यहाँ से लेके आए, तब उसने क्या बोला? तरंगदैर्ध्य लैम्डा, तो अपन भी लैम्डा बोल देते हैं, कोई तकलीफ? अब कहाँ से कहाँ ला रहा है? 4e/3। बोलो ये 2e है, ये e है, 4e/3 जो होगा दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 4e/3 दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ कहीं बनेगा। मैं यहाँ बना दूँ, बना दिया।
अब अपने को लाना है यहाँ से यहाँ, तो ये बोल रहा है अब जो नया लेमडा, लेमडा पूछा है क्या ऊर्जा पूछी है? फोटोन की ऊर्जा पूछी है, तो इसमें ऊर्जा पूछ लेंगे अपने, क्या ऊर्जा बता देंगे। ठीक है, मुझे तो ये बताओ 2e से e में आया तो ऊर्जा अंतराल कितना आया? 2e माइनस ई बराबर hc अपॉन लेमडा, यही रहा। यानी यहां से अपने पास एक समीकरण बन गई e बराबर hc अपॉन लेमडा। क्लियर? ये तो फर्स्ट स्थिति थी। सेकंड स्थिति क्या बनेगी? कहां से संक्रमण कर रहा है? 4e/3 से, किसमें? e में। तो ले भाई ये भी कर दे, 4e/3 माइनस e कहां आ रहा है? यहां से यहां आ रहा है। तो देखो क्या कंडीशन बनेगी यहां से, यहां मैं ये कर दूं क्या? hc अपॉन लेमडा डेस, अपने को पता ही नहीं है, समीकरण नंबर दूसरी बन रही है अपने पास। चलो ठीक है, यहां करो इसको फटाफट, 3 आएगा लघुत्तम, इसका दोगे तो ये कितना है? 4e, और ये कितना रहेगा? 3e बराबर कितना हो गया? hc अपॉन, तो ये मान कितना आ गया? 4e माइनस 3e, e/3 बराबर हो गया hc अपॉन लेमडा डेस। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से मैं e निकाल लूं क्या, या लेमडा डेस निकालूं? जो भी चालो वो निकाल दो, ई का मान यहां से रख दो, इक्वेशन 1 से ई का मान रख दो। अरे रख दे, चलो इक्वेशन 1 से ई का मान इक्वेशन 2 में रख दे। चलो रख दो। ई बराबर क्या है? hc अपॉन लेमडा, और ये 3 पहले से था, ठीक है। और इधर क्या है? hc अपॉन लेमडा डेस। भैया hc से hc, तो ये लेमडा डेस बोलूं तो कितना आ जाएगा बताओ? और जाहिर सी बात है, जब एनर्जी E से E/3 हो रही है, यहाँ एनर्जी कितनी थी? E थी, यहाँ एनर्जी कितनी हो गई? E/3। एनर्जी जब 1/3 हो रही है तो लेमडा बढ़ेगा ना, तो लेमडा 3 लेमडा हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी तो E/3 बन रही है इसमें, लेकिन यानी इसमें यहाँ ये करना है अपने को कि जब 4e/3 से जब ये E में आता है तो उस समय जो यहाँ से उत्सर्जित है उसका तरंग दैर्ध्य पूछा है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम का क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य पूछा है। क्लियर है? तो करेक्शन हो जाएगा। एनर्जी तो दिख ही रहा है, एनर्जी 4e/3, तो E/3 हो रही है एनर्जी तो कितनी हो रही है? E/3। लेकिन ऑप्शन में लेमडा दे रखा है, इसका मतलब पूछा क्या है? तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो लेमडा डेस हो गया अपने पास कितना? 3 लेमडा। बोलो क्लियर है क्या? सारी चीजें आसान लग रही है आपको कि नहीं लिख रही? 8वां क्वेश्चन देखिए। अब बस अब ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, थको मत तुम। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग 2h/2π हो तो उसकी ऊर्जा होगी। देखो कोणीय संवेग क्या बोला था उसने बोला था NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। n का मान टाबरियों कितना दिया? 2। n का मान आ गया 2, तो n का मान 2 आ गया तो पूछा क्या है? पूछा जो चीज ही मिल जाएगी। क्या मिलेगी भैया? तो उसकी ऊर्जा आपको ही पता है, दूसरे में ऊर्जा कितनी होती है? -3.4, पहले में -13.6, फिर -3.4, फिर -1.51, फिर -0.85, फिर उसके बाद -0.544। तो तुम्हें पता है कितना आ जाएगा आंसर? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? हाँ भाई, इसके सारे क्वेश्चन सेम से ही है रे, 1-2 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के ऊपर ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ जी, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उस उत्तेजित अवस्था की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी जिसमें उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु लैम्डा तरंग दैर्ध्य के फोटोन का उत्सर्जन करने के बाद मूल अवस्था में लौटता है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करता है। कहता है उस उत्तेजित अवस्था की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? n होगी। मैंने मान लिया मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी? n होगी, जिसमें उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु लैम्डा तरंग दैर्ध्य, ये ले
लेमडा तरंग दैर्ध्य इससे उत्सर्जित होकर के आ रहा है और लेमडा तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित कर रहा है। आ कहाँ रहा है? मूल अवस्था में लौटता है। मूल अवस्था में लौटता है इसका मतलब कहाँ आ रहा है? मूल अवस्था में लौटता है मतलब n बराबर 1 में आ रहा है। n से कहाँ आ रहा है? 1 में आ रहा है। ठीक है, अपने को मान पूछा है किसका? n का। किसका मान पूछा है? n का। तो निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है? मान रखने जाएंगे तो r z स्क्वायर का, z का मान हाइड्रोजन के लिए 1, तो यहाँ से देखिए 1, n1 का मान 1 रखोगे माइनस 1/n स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास आ गया 1/λ। ये r इधर लेके आ जाऊं तो ये हो गया 1/λ बराबर इधर क्या हो गया भैया? 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि इस 1/λ को तो ले जाऊं इधर और इस माइनस 1/n स्क्वायर को ले आऊं इधर, तो इसको तो ले आया इधर और इस पूरे को ले गया इधर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ये हो गया 1/n स्क्वायर और ये पूरा का पूरा उधर गया तो वो क्या हो गया? 1 माइनस 1/λ। तो देखो 1/n स्क्वायर बराबर क्या हो गया? λ लघुत्तम ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ गया क्या? अब मेरे को लेना है n स्क्वायर, तो उल्टा कर दो, λ तो ये ले भैया n का मान आ गया अपने पास, λ/λ माइनस 1। बताओ कोई तकलीफ हुई क्या? बस ये जो यहाँ पे था ना, इधर उलट पुलट करना, यही कैलकुलेशन आसान हो गई, वरना तो यहाँ उलझ जाते रहे। ठीक है भैया, है सिंपल? अरे है कि नहीं है? तू कौन से ऐसे गम में डूबी हुई है? हैं? यही है ध्यान? अरे मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी है, साला तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं रे, तोड़ेंगे नहीं जब तक हाँ। अरे तुम क्या दुखी हो रहे हो? मेरा दुख सुनोगे तो तुम रो पड़ोगे रे, मेरा दुख सुनोगे तो तुम्हें रो पड़ोगे टाबरियों। हुआ ऐसे कि वल्लभ नगर में भंडारा चल रहा था रे। क्या चल रहा था? अंदर गया तो हलवा खत्म, अंदर गया तो टाबरियों और बाहर आया तो चप्पल गायब। अब बताओ इससे बड़ा कोई दुख है क्या रे? हैं? अंदर गए तो बाहर आए तो चप्पल उठा के ले गए रे तुम मेरी, ढूंढ के लाना कल। और क्या, एक ही दोनों पैर एक ही चप्पल में घुसाओगे फिर? इतने इतने तो पैर है तुम्हारे, हैं? हाँ भाई चलें क्या? लास्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। काफी है आज 10 क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रचालों में से कौन सा सभी हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए इसकी मूल अवस्थाओं में समान है? मूल अवस्थाओं में समान है। इसका कहने का मतलब किसी के ऊपर निर्भर है? नहीं कर रहा। एन वगैरह किसी के ऊपर निर्भर है? नहीं करे। कुछ ऐसा ढूंढना है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, कक्षीय चाल V बराबर क्या होती है भैया? हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए है, इसका मतलब Z पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। किस पर है? तो ये तो ऐसा था क्या? कक्षीय वेग V समानुपाती Z/n हो रहा था। कक्षा की त्रिज्या तो R तो आपको पता है n² थी, ये भी Z पे निर्भर कर रही है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग आपको पता है क्या था? NH/2π का पूर्ण गुणज। अरे L पढ़ा था ना, NH/2π का पूर्ण गुणज था, H/2π का पूर्ण गुणज। ठीक है, परमाणु की ऊर्जा, और परमाणु की ऊर्जा E बराबर भी तुम्हें पता थी Z²/n²। अब देखो हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए, जैसे हाइड्रोजन सदृश आयन कौन है? हीलियम प्लस है, लिथियम +2 है, यानी इनके लिए देखो ऊर्जा मूल अवस्था का मतलब है n बराबर तो 1 हो गया सबके लिए, लेकिन हीलियम के लिए Z बराबर 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए Z बराबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है।
जेड तो सबके लिए बदलेगा ना, मूल अवस्था के लिए n बराबर तो 1 हो गया, लेकिन जेड बदलेगा। जेड बदलेगा तो बोलो वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ई बदलेगी कि नहीं बदलेगी? लेकिन कौन ये संवेग है? क्योंकि जेड पर निर्भरित नहीं करता। अरे हाँ या ना? आंसर आ गया? हो गया। कौन इलेक्ट्रॉन का कौन? ये संवेग। टाबरियों क्वेश्चन बचे हैं 5 जो करेंगे अपने। ठीक है भैया, ओके।